हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो इस करंट अफेयर्स वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, फिर डिटेल बात करेंगे। तो घायल अरावली की बात हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, फिर केंद्र सरकार ने नया निर्देश जारी किया है, उस पर चर्चा करेंगे। इसरो ने किस रॉकेट्स के जरिए अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट लॉन्च किया है और कहाँ का ये सैटेलाइट? IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी से कमीशन पाने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? दिसंबर में किस देश को ब्रिक्स की अध्यक्षता मिल गई है? भारत लगातार तीसरे वर्ष वाडा जो ग्लोबल डोपिंग लिस्ट है उस उल्लंघन के मामले में किस स्थान पर है? भारत न्यूजीलैंड के बीच में FTA हुआ है, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो उस पर चर्चा होगी डिटेल में। किस राज्य ने अपने 3 शहरों को पवित्र नगरी का दर्जा दिया है? छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल कौन बन गया है? सिलेगढ़ी झील किस राज्य में है जहाँ जिसे रामसर स्थल का दर्जा मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस समिट में अश्वगंधा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली दुनिया की पहली व्हीलचेयर यूजर कौन है? दुनिया का पहला व्यक्ति जिसकी संपत्ति $7 अरब को पार कर गई है और ये कई देशों के GDP से भी ज़्यादा है। पारंपरिक चिकित्सा पर यानी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पर ग्लोबल WHO समिट कहाँ पर आयोजित हुई है? और भी कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उन सब पर बात करेंगे एक एक करके। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का यानी 2025 के अब तक का टोटल करंट अफेयर्स ये आ रहा है 28 दिसंबर के सुबह 9 बजे। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया है ताकि आप रिमाइंडर लगा सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर जाकर भी उसको देख सकते हैं, रिमाइंडर लगा सकते हैं। तो सुबह 9 बजे से ही चलेगा, 9-10 घंटे का वीडियो होगा ये, और लगातार हम लाइव रहेंगे। आपसे अपेक्षा है ज़रूर देखिए, क्योंकि तमाम एग्जामिनेशन में हमारे क्वेश्चन टकरा रहे हैं लगातार और इससे प्रश्न आएंगे, आपके एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है ये। तो चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में, और क्वेश्चन यहाँ पर होगा, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला क्षेत्र की कितनी ऊंची पहाड़ियों को इसका हिस्सा होने की परिभाषा तय की है, जिसका बहुत व्यापक विरोध हुआ है देश भर में। और केंद्र सरकार ने राज्यों से नई खनन लीज को जारी न करने का अभी आदेश दिया है, तमाम दबाव के बाद। हालांकि वो भी जो आदेश है ना, वो मतलब झांसा ही देने के बराबर है। खैर, इसका आंसर क्या होगा? 100 मीटर, ठीक है। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप, ये बात कब की है? बात है नवंबर की। तो आप कहेंगे दिसंबर में क्यों? चर्चा अभी बहुत ज़्यादा हुई है, विरोध अभी हुआ है, ठीक है। ये 20-21 नवंबर के आसपास ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अरावली की पर्वत या पहाड़ियाँ उसी को मानेंगे जिसकी हाइट जो है ना वो 100 मीटर हो या उससे ज़्यादा हो, ठीक है। बहुत विवाद हुआ। उसके बाद फिर कल देर शाम को ये 24 दिसंबर को एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने एक प्रेस नोट जारी किया, और वो प्रेस नोट ये है, और ये कहा है कि कोई भी नई माइनिंग लीज जारी नहीं की जाएगी। लेकिन इस पूरी खबर में बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप पढ़ेंगे ना ये जो प्रेस रिलीज है PIB की, उसमें आपको लगेगा कि वाह जनता के विरोध पर बहुत कुछ हो गया। लेकिन एक्चुअल में द हिंदू ने ये लिखा है कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री राइट्स टू स्टेट्स टू इन्फोर्स सुप्रीम कोर्ट्स अरावली ऑर्डर, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो अरावली के लेकर ऑर्डर है 100 मीटर का, उसको लागू किया, इन्फोर्स किया जाए। और इसी आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हुआ था कि नई माइनिंग लीज नहीं जारी की जाएगी जब तक कि कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स नहीं आती हैं तब तक, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही इसी ऑर्डर में कहा हुआ था, जिसको फिर से रीराइट कर दिया है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने, और ये प्रेस रिलीज जारी किया है। अब इस चीज़ को समझते हैं, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो है क्या, बेसिक चीज़ें, फिर और डिटेल बात करेंगे और ये क्यों महत्वपूर्ण है। दरअसल अरावली जो है ना दुनिया के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, और इसकी उम्र लगभग 2 अरब साल है। ये गुजरात से लेकर, आपको मैप के ज़रिए दिखाते हैं, यहाँ गुजरात से लेकर इधर दिल्ली तक इतनी बड़ी ये पर्वत श्रृंखला है। 700 किलोमीटर में फैली हुई है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से होकर गुजरती है। इसका इकोलॉजिकल जो महत्व है वो क्या है? सबसे बड़ा महत्व है थार रेगिस्तान जो है ना इस तरफ में, ये है थार, उसको इस तरफ बढ़ने से ये रोकता है। दिल्ली NCR, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के हिस्से,
ठीक है, मध्य प्रदेश इधर मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, तो वो जो है ना वहाँ से ये जो थार है वहाँ से रेत आने की चीज़ों को रोकने का काम करता है। अगर ये अरावली पर्वत श्रृंखला ना हो तो ये रेत इस तरफ दिल्ली की ओर, उत्तर प्रदेश की ओर, मध्य प्रदेश की ओर, ये पूरा ये जो थार अभी लिमिटेड एरिया में है वो पूरा थार इस तरफ आकर बढ़ जाएगा। कहाँ पर आके बढ़ जाएगा? इस पूरे इलाके में बढ़ जाएगा, जो ये वाला इलाका है वो। तो ये बड़ा काम ये करता है। इसके अलावा क्या काम करता है? ये वाटर रिचार्ज करता है, भूजल यहाँ, क्योंकि यहाँ पर पर्वत श्रृंखला है, तालाब हैं, वहाँ से मतलब नदियों की धाराएं निकलती हैं, तो पानी जो है ना अंडरग्राउंड वाटर में जाता है। ठीक है, प्रदूषण इसकी वजह से क्या है, पॉल्यूशन इस तरफ नहीं आती है, धूल भरी आंधियाँ इधर नहीं आती हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर पॉल्यूशन, गर्मी, ये सब भी कंट्रोल रहता है। पिछले दशकों में अवैध खनन हुआ है, बहुत खनन हुआ है, और निर्माण और जंगल की कटाई हुई है, उसकी वजह से बहुत ही खतरे हैं। आपको मैं एक खबर दिखाना चाहता हूँ। करीब 18 साल पहले जब मैं हिंदुस्तान अखबार में था रिपोर्टर के तौर पर, तो उस वक्त मैंने ये खबर लिखी थी। ये मेरे नाम से ये खबर है, एक और रिपोर्टर थे साथी। तो अरावली के साथ खत्म हो रहा है ताज का सुरक्षा कवच। इस खबर में मैंने ये बताया था कि किस तरह से अरावली पर्वत श्रृंखलाओं को माइनिंग के ज़रिए नष्ट किया जा रहा है, और फिर उधर से यानी राजस्थान की ओर से जो धूलकण है वो आ रहे हैं, और वो धूलकण लगातार, जैसे ताजमहल जो पीला हो रहा है ना, खबरें सुनते होंगे आप, क्यों हो रहा है? वो पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है, और लगातार घिस रहा है। घिस कैसे रहा है? यहाँ कुछ डेटा भी दिया था मैंने कि किस तरीके से जो SPM है, यानी जो धूल के कण हैं, वो सब किस तरह से बढ़ गए हैं इधर ताजमहल के आसपास के इलाकों में पिछले कई सालों में। तो ये पुरानी खबर है, 18 साल पहले की खबर देख रहे हैं आप। ठीक, तो यही बात है मूलतः। अब सरकारों को क्या है? सरकारों को चाहिए पैसा। पैसा चाहिए तो उनको इन खनन माइनिंग के लेकर वो चाहते हैं कि खनन हो जाए, बाद में देखा जाएगा। एक टीवी चैनल में मैं देख रहा था, वो उसमें उसके जो सीनियर एडिटर हैं वो कह रहे थे कि जो पॉल्यूशन है उसमें अरावली की देन है वगैरह वगैरह, बकवास बातें कर रहे थे कि वो कटोरे की तरह है। भाई कटोरे की तरह है तो अपना पॉल्यूशन तो ख़त्म करो ना अपना, आप क्यों पॉल्यूशन फैला रहे हो? और ये अगर अरावली नहीं रहेगी तो सारा धूल आपके दिल्ली में आएगा, उसका क्या हाल होगा? पॉल्यूशन खुद फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि उधर से हवा नहीं आ पा रही है इसलिए यहाँ का पॉल्यूशन जा नहीं रहा। पहले आप पॉल्यूशन तो कम करो। ठीक है, अब क्या है मामला, विवाद का जड़ क्या है? पहले विवाद के जड़ को देख लेते हैं, मसला क्या है। नवंबर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की पहाड़ियों, पर्वतमालाओं की रक्षा के लिए कहा गया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है ना, यानी आप समझ लीजिए कि पर्यावरण मंत्रालय, उसकी एक समिति ने अरावली पहाड़ी और पर्वतमालाओं की परिभाषा को सिफारिश की थी। मतलब मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में कि अरावली का खनन हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा खनन हो रहा है, तो उसको रोक लगाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप भाई लाइए आप कुछ चीज़ें, इस मामले में सुझाव दीजिए। तो मंत्रालय ने, पर्यावरण मंत्रालय ने एक रिपोर्ट साझा की और कहा कि ये सब चीज़ें हैं 100 मीटर की ऊंचाई तक और 500 मीटर, अगर 100 मीटर की ऊंचाई तक है कोई पर्वत या पहाड़ी तो उसके 500 मीटर की दूरी तक, वहाँ तक हम कोई खनन नहीं की जाएगी। मतलब उनको माना जाए कि अरावली पर्वत ही है। ठीक है, जैसे कि इस चीज़ को कैसे समझेंगे आपको बताता हूँ मैं। ओके, अब इसको यहाँ से समझ लीजिए कि जैसे इसकी ऊंचाई है, ठीक है, अब ये अगर 100 मीटर है यहाँ से लेकर, अब ये कई सारी बातें आगे मैं और बताऊँगा, तो यहाँ तक है तो इसको अरावली पर्वत माना जाएगा और इसके 500 मीटर दायरे में, ठीक है, और उसके बाद अगर कोई पहाड़ी 100 मीटर से कम की है उसको अरावली की हम नहीं मानेंगे। अब अरावली नहीं मानेंगे इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि उसका खनन किया जा सकता है बहुत आसानी से। जब आप अरावली मानते ही नहीं हैं इसका मतलब आप खनन कर देंगे, उसको हटा देंगे, ख़त्म कर देंगे। और ये पूरी श्रृंखला जो ऐसा नहीं है कि एक ही पर्वत है, मतलब पहाड़ हैं, फिर दूसरे पहाड़ हैं, फिर तीसरे पहाड़ हैं, छोटी पहाड़ हैं, छोटी पहाड़ियाँ हैं, बड़ी पहाड़ियाँ हैं, इस तरह से पूरा रेंज है। ठीक है, तो इस खबर में आप एक और चीज़ देखेंगे आप, ठीक है, ये देखिए,
अभी जो लेटेस्ट जो विवाद हुआ ना, उसके बाद फिर सरकार ने कहा कि भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और ये बहुत अच्छा है, लेकिन आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्सेप्ट किया वो उनका जो अपना बनाया हुआ पैनल था ना, उसी ने इसका विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो पैनल बनाया हुआ था उसी ने इसका विरोध किया था कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको आदेश को लागू कर दिया। इसी पर विवाद मच गया। पर्यावरणविद और जो विपक्षी दल हैं उन सब का तर्क है, और आम लोगों का, बहुत सारे लोगों का ये तर्क है कि 100 मीटर से कम ऊंची वाली जो पहाड़ियाँ हैं, जो अरावली की का हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है, खासकर इन हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, इन सब इल्मों, तो उसको अब अरावली मानी ही नहीं जाएगी। तो इससे क्या होगा, 90% से अधिक जो क्षेत्र है वो संरक्षण क्षेत्र के बाहर हो जाएगा, जहाँ पर खनन, रियल एस्टेट, निर्माण, इन सबको बढ़ावा मिल सकता है। परिणाम यह होगा कि राजस्थान से जो रेगिस्तान है उसका विस्तार हो जाएगा इस तरफ, भूजल स्तर, ग्राउंड वाटर गिरेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, जैव विविधता उसको नुकसान होगा। और खबरों में मतलब ये साफ तौर पे कहा गया कि जो जिन एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी गई थी उसमें 100 मीटर की परिभाषा का विरोध किया गया था। तो ये सब चीज़ें खनन लॉबी के हित में थी। अब इस पर क्या हुआ, अब सरकार ने क्या कहा, तो जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने कहा कि कोई भी नई छूट नहीं दी गई है, इससे क्या होगा कि 90% से अधिक अरावली सुरक्षित रहेगी, वैध खनन केवल कुछ ही क्षेत्रों में है, मुक्त राजस्थान में है, और नई परिभाषा से अब स्पष्टता आई है और अवैध खनन में दूर उसको खत्म किया जाएगा। ठीक है, अवैध खनन अब नहीं होगा। तो ये जो विरोध हुआ, लगातार हुआ, उसके बाद क्या हुआ, एक लेटेस्ट सरकार ने ये जो ना प्रेस रिलीज जारी की है, और इसमें ये कहा कि भाई हम जो है ना वो अभी नए जितने भी सारे राज्यों को कहा जा रहा है कि आप नई माइनिंग की लीज नहीं देंगे, ठीक है, इस क्षेत्र में। और लेकिन उसमें अंदर की बात ये थी कि पूरी तरीके से कि कह दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको लागू किया जाए पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात जो आपने शॉर्ट में समझ लिया। इसको समझना बहुत ज़रूरी था। अरावली, पर्यावरण, इकोलॉजी, इन सब से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं। हालांकि इस चीज़ को लेकर कितने सवाल आते हैं पता नहीं, क्योंकि सरकारी एजेंसियां ही होती हैं जो आपका एग्जामिनेशंस लेती हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, चर्चा का विषय रहा है ये। उससे बहुत नुकसान होगा आने वाले वक्त में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक लेते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसरो ने किस रॉकेट के जरिए 6100 किलोग्राम मतलब 6100 किलोग्राम वजन के अमेरिकी सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को दिसंबर 2025 में लॉन्च किया? आंसर क्या होगा, LVM-3M6। ठीक है, क्या है, LVM-3M6। ये इस रॉकेट के जरिए भेजा गया। अब आप कहेंगे ये LVM क्या है और M6 क्या है? LVM जो है ना वो रॉकेट है और M6 उसका संस्करण है। यानी देखिए क्या है ना, भारत के पास जो रॉकेट है वो वन टाइम यूज़ ही हो सकता है। अब जैसे LVM है तो एक बार ये चला गया ना, उसके बाद फिर ये नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, अब फिर से नया बनेगा और उसको लॉन्च किया जाएगा। लेकिन सीरीज़ तो वही है, LVM है। ठीक है, तो जितनी बार नया नया बनता है और नया नया लॉन्च होता है उसका एक नाम दे दिया जाता है। जैसे गाड़ी के नंबर प्लेट होते हैं ना, उसमें M6, M7, इस तरह से आता है ना आगे, तो वही हो गया, ये M6 हो गया। तो इसरो ने 24 दिसंबर को इस रॉकेट को लॉन्च किया है, LVM-3M6 को, और उसके ज़रिए ब्लू बर्ड, हाँ अब देखिए, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया गया। अब तक का इसरो के द्वारा यानी दिसंबर 2025 तक इसरो के द्वारा सबसे भारी रॉकेट भेजा गया है ये। ठीक है, लॉन्च स्थल कहाँ से इसको लॉन्च किया गया, तो उसको लॉन्च किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। और इसको 520 किलोमीटर की जो पृथ्वी की निचली कक्षा है वहाँ पर इसको स्थापित किया गया है, लोअर अर्थ ऑर्बिट में। अब ये सैटेलाइट क्या है, इसकी क्या खासियत है, ये अमेरिकी कंपनी है ATS स्पेस मोबाइल, उसी का ये उपग्रह है। और वो क्या है ना, ऐसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट बहुत सारे
पृथ्वी के निचली कक्षा में स्थापित कर रहा है और उसका मुख्य काम होगा डायरेक्ट टू मोबाइल कनेक्टिविटी देना। ठीक है, जैसे स्टारलिंक है ना, स्पेस ये इसका स्टारलिंक एलन मस्क की कंपनी का है, जिसके जरिए सेटेलाइट के जरिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देता है। तो ये उससे भी एक कदम आगे बढ़ के ये देखने को मिल रहा है। इसमें क्या होगा, 4G और 5G वॉइस और वीडियो कॉल, टेक्स्ट मैसेज, स्ट्रीमिंग, डेटा, इन सब की सुविधा ये मिलेगी। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण ये मिशन रहा है, इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। LVM-3 जो है ना, वो 3 स्टेज का रॉकेट है, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक इंजन होते हैं। मूल रूप से रॉकेट को भारी उपग्रहों को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट यानी GEO में, यानी जो बड़ी कक्षा है उसमें भेजने के लिए बनाया गया था। लेकिन इसको अब भारी रॉकेट को लॉन्च करने के लिए भी लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण ये इसरो के अचीवमेंट रहा है ये। ठीक है, अच्छा, इसरो ने जो लॉन्च किया है वो किसके जरिए किया है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये कॉमर्शियल कंपनी है, इसरो की ही है। तो उसी के द्वारा, मतलब उसी ने ये पूरी डील की और फिर ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल किस जलाशय को घोषित किया गया? आंसर को कोपरा जलाशय। और ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, तो बिलासपुर में स्थित है ये, और इसी को ये जाने मतलब घोषित कर दिया गया है रामसर स्थल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साई, तो उन्होंने कहा है कि ये पहला आर्द्र भूमि है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, बिलासपुर में है और ये स्थल महानदी जो नदी है उसके ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र पर स्थित है ये, और ये मानव निर्मित है। इसको 1993 में बनाया गया था और यहाँ पर पक्षी वगैरह बहुत आते हैं। अगला क्वेश्चन, सिलीगुड़ी झील किस राज्य में स्थित है जिसे दिसंबर 2025 में रामसर स्थल का दर्जा मिला है? आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान के किस जिले में? अलवर में स्थित है ये। ठीक है, अलवर शहर में है ये, और ये अरावली की वादियों के बीच में है ये। इस झील के आसपास करीब 100 से ज़्यादा प्रजातियों के देशी विदेशी पक्षी प्रजातियां हैं, वो सब रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है ना राजस्थान का 5वां और देश का 96वां रामसर स्थल है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, हालांकि इसको पहले ही जारी किया गया था, रामसर स्थल का दर्जा मिल गया था। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, किस राज्य में स्थित गोगाबिल झील को रामसर स्थल का दर्जा मिला है? आंसर का बिहार। ये बिहार में कहाँ पर है? ये कटिहार जिले में स्थित है बिहार के। ये अस्थाई जलाशय है, गर्मियों में थोड़ा सिकुड़ता है लेकिन पानी सूखता नहीं है, और फिर सर्दियों में और बारिश के समय में पानी ज़्यादा रहता है यहाँ। और यहाँ पर ये जो है ना मध्य एशियाई जो फ्लाईवे है, फ्लाईवे मतलब कि जो पक्षियों का जो रूट है उसी के अंतर्गत है। ये शीतकालीन आवास है, इस वक्त बहुत सारे पक्षी, विदेशी पक्षी यहाँ पर हैं अवेलेबल। अब सवाल होगा कि ये वेटलैंड क्या हुआ? ऐसी नम भूमि जहाँ पर बारिश के समय पानी जमा होता है और साथ में बड़ी संख्या में पक्षियों की प्रजाति वहाँ पर पाई जाती है, और पक्षियों के लिए मतलब पानी इतना हो कि वो पक्षी जो है वो टहल सके और मछलियों को खा सके। रामसर स्थल क्यों कहा जाता है? रामसर जो है ना वो ईरान का एक शहर है, और यहीं पर 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ये आयोजित किया गया था और सिग्नेचर हुआ था। ठीक है, इसलिए मतलब उस पूरी लिस्ट को रामसर स्थल कहा जाता है, और ये 1975 में लागू हुआ था। बाद में भारत सरकार ने 1982 में इस पर सिग्नेचर किया था और फिर रामसर स्थल का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो अब टोटल जो है ना वो संख्या हो गई है 96 भारत में रामसर स्थल की। 2025 में बड़े पैमाने पर रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है, 2024 में भी दिया गया था बड़े पैमाने पर। इस तरीके से ये टोटल हो गया है कितना? 96 हो गया है। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट मैंने PDF में दे दिया है। PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना, या फिर आप शार्प लर्निंग जो ऐप है गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले से शार्प लर्निंग ऐप, वहाँ पर फ्री वाले में कंटेंट में आपको मिल जाएगा। डेली का PDF फ्री होता है, लेकिन अगर आप करंट फोर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है करंट फोर्स के, एक बेसिक है और दूसरा ISPCS। इसके ज़रिए आपको PDF, वीडियो, मॉक टेस्ट ये सब मिलता है, वीकली, मंथली, ईयरली। इस साल का पूरा मिल जाएगा, पिछले साल का कंटेंट मिल जाएगा, और अगले 1 साल तक अपडेट आपको मिलते रहेंगे, और साथ में एग्ज़ाम वाइज टेस्ट सीरीज वगैरह भी मिलते रहेंगे आपको।
तो 1 साल का पूरा प्लान होता है 365 दिनों तक का, जब से लेते हैं उसके बाद 365 दिनों तक आप ये तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हजारों स्टूडेंट जो है ना वो ज्वाइन किया हुआ है ये बैच, और आप भी ले सकते हैं। आपकी तैयारी शानदार हो जाएगी, क्योंकि एग्जामिनेशंस में करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण हो गया। और हाँ, जनवरी से दिसंबर वाला ये मैराथन वीडियो देखना मत भूलना। 28 दिसंबर की सुबह 9 बजे से ये लाइव होने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये कहाँ पर लाइव होगा? यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, पारंपरिक चिकित्सा पर द्वितीय वैश्विक WHO शिखर सम्मेलन ये दिसंबर में कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो वो हुआ है दिल्ली में आयोजित हुआ है, न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। तो ये दूसरा शिखर सम्मेलन है, यानी सेकंड समिट है अल्टरनेटिव मेडिसिन पर। ठीक है, तो ये 17 से 19 दिसंबर तक न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। इससे पहले जो पहला आयोजित किया गया था ना अल्टरनेटिव मेडिसिन पर WHO समिट, वो हुआ था 2023 में गांधीनगर गुजरात में पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ है, पहला हुआ था 2023 में, दूसरा हुआ 2 साल के बाद 2025 में न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। और इस सम्मेलन को WHO और भारत का जो आयुष मंत्रालय है उसने सामूहिक रूप से इसको वो किया, आयोजित किया है। ठीक है, और इस बार की थीम क्या थी? लोगों और ग्रह के लिए संतुलन बहाल करना, कल्याण का विज्ञान तथा अभ्यास। ठीक है, और इसमें WHO के जो चीफ हैं यानी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एडोनम घेब्रेयेसस, तो वो भी मौजूद थे, वो भी आए थे, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल थे। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस समिट में अश्वगंधा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया? आंसर होगा पारंपरिक चिकित्सा पर WHO ग्लोबल समिट। मैंने इससे पहले जो प्रश्न दिया था ना, उसी के दौरान ये डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है, अच्छा, ये स्मारक डाक टिकट का क्या मतलब हुआ? आप भी जारी करवा सकते हैं। वो आप अपने जो हेड जो पोस्ट ऑफिस है ना, वहाँ चले जाइएगा अपने ज़िले के, और वहाँ पर जाके बात कर लीजिएगा। 30-35 हज़ार रुपये में आपके नाम पर आपके फ़ोटो के साथ भी डाक टिकट जारी हो जाएगा। ठीक है, वो स्मारक डाक टिकट होगा, बस आपको दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं, आप रख सकते हैं, या कोई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं उसके दौरान वो जारी कर सकते हैं, जारी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है स्मारक डाक टिकट, जो यूज़ नहीं किया जाता है बल्कि केवल वो दिखाने के लिए होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार देने वाली स्वीडिश अकादमी की नई प्रमुख कौन होंगी? आंसर होगा इनग्रिड कार्लबर्ग। इनग्रिड कार्लबर्ग दरअसल अभी जो हेड थे ना, उन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। ठीक है, मेट्स माल्म सेक्रेटरी कही है उनको, तो वो इस्तीफा दे दिया, उन्होंने घोषणा कर दी है। तो अब नई जो बनेगी वो इनग्रिड कार्लबर्ग बनेगी, और ये जून 2026 में, अगले साल के मिड में वो ज्वाइन करेंगी वो। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। क्यों इस्तीफा दिया है? माना जा रहा है कुछ यौन उत्पीड़न का मामला था, इसलिए जो वर्तमान जो चीफ थे उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो नया इनको बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, दुनिया के पहले व्यक्ति का नाम बताएं जिनकी संपत्ति दिसंबर 2025 में 7 अरब डॉलर की पार कर गई है, जो कि पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल की जो GDP है ना, अगर मिला भी लें उससे भी ज़्यादा है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है एलॉन मस्क। ठीक है, एलॉन मस्क, और ये द हिंदू का जो बिजनेस लाइन है उसमें ये खबर देख रहे हैं। एलॉन मस्क कौन है? टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO हैं। स्टारलिंक कंपनी है जिसके जरिए इंटरनेट मिलता है सैटेलाइट से, उसके भी वो प्रमुख व्यक्ति हैं। तो वो इतिहास के ऐसे पहले व्यक्ति बन गए हैं जिनकी कुल संपत्ति 700 अरब डॉलर, लगभग 58 लाख करोड़ से अधिक हो गई है। मतलब इतना ज़्यादा हो गया, और ये पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इन सब की GDP से भी ज़्यादा है। तीनों की जो GDP है ना वो 555 बिलियन डॉलर है, और इनकी अकेले की जो संपत्ति हो गई है 700 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हो गई है। 750 बिलियन डॉलर के आसपास लगभग बताई जा रही है ये। ठीक है, तो इनकी संपत्ति बहुत तेज़ी से बढ़ी है। इनको तो दुनिया का सबसे ज़्यादा वेतन पैकेज भी मिला है, तो ये भी मामला है। ठीक है, ये सब कैसे हुआ है? टेक्नोलॉजी की बदौलत हुआ है ना। इन्होंने जो नई नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए, आप देखिए कि
जो टेस्ला है, बैटरी से चलने वाली ऑटोमेटेड कार है, वो हो गई। स्टारलिंक देख लीजिए, स्टारलिंक जो प्रोजेक्ट है वो देख लीजिए। इसके अलावा आपका बहुत सारे काम हैं। स्पेस एक्स है, ठीक है, जिसके जरिए अंतरिक्ष में रॉकेट भेजना, अंतरिक्ष आईएसएस पर सामान भेजना, इन सब का काम, सैटेलाइट लॉन्च करना, ये सब का काम करते हैं। तो टेक्नोलॉजी में ये अब आगे हैं। इनका ग्रोक नाम का जो एआई प्लेटफॉर्म है उसका यूज़ तो आप भी करते होंगे, तो वो सब है। तो टेक्नोलॉजी की बदौलत इन्होंने मतलब ये मुकाम पाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्रा करने वाली दुनिया की पहली व्हीलचेयर यूज़र कौन बनी है? मिची बेंटहॉस, मिची बेंटहॉस। और ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस में भी ये खबर देख रहे हैं आप। तो जर्मनी से हैं, यूरोपीय स्पेस एजेंसी है ना, उसी में काम करती हैं, एरोस्पेस इंजीनियर हैं। एक एक्सीडेंट के दौरान इनका पैर जो है ना काम नहीं करता है, व्हीलचेयर पर ही रहती हैं वो, तो उनको भेजा गया था अंतरिक्ष में। अभी जेफ बेजोस की जो कंपनी है ब्लू ओरिजिन, उसी के ज़रिए वो पहुंची थी अंतरिक्ष में 5 अन्य यात्रियों के साथ, और वो वापस आई हैं। तो पहली ऐसी व्हीलचेयर यूज़र बन गई है। नाम आपको याद रखना है, मिची बेंटहॉस नाम है इनका, जर्मन है, ये जर्मनी से है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिसंबर 2025 में किस देश को ब्रिक्स की अध्यक्षता मिली है? आंसर क्या होगा? भारत को मिली है। ब्रिक्स क्या है? उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। तो अब इस बार भारत जो है ना वो अध्यक्ष बन गया है। ब्रिक्स की जो अध्यक्षता ना हर साल रोटेशन के आधार पर बदलती रहती है। ब्राज़ील ने 11-12 दिसंबर को जो चौथी ब्रिक्स शेरपा मीटिंग हुई थी, उसी के समापन सत्र के दौरान अध्यक्षता जो है ना वो भारत को सौंपी है। ये हथौड़ा लकड़ी का बना हुआ ये सौंप रहे हैं भारत के जो ब्रिक्स शेरपा हैं, शेरपा राजदूत, नाम है इनका सुधाकर दलैला। तो उन्हीं को ये सौंपा है प्रतीकात्मक रूप से। तो भारत को अध्यक्षता सौंपने की सेरेमनी तो हो गई है शेरपा मीटिंग में, लेकिन औपचारिक रूप से जो है ना वो भारत को मिलेगी 1 जनवरी से 2026 से, ठीक है। अभी इसको कह सकते हैं अध्यक्षता मिल गई है दिसंबर में, इस तरह की सेरेमनी हो चुकी है, लेकिन औपचारिक रूप से अगर कहेंगे तो वो 2026 होगा, ठीक है। ब्रिक्स, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? शंघाई में है, चाइना में। स्थापना 2009 में हुई थी। 10 महत्वपूर्ण इमर्जिंग इकोनॉमी का एक संगठन है ये, ठीक है। और इसके जो तमाम सदस्य हैं वो देख रहे हैं आप, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया 2025 में इसका मेंबर बना इसी साल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत और न्यूजीलैंड ने दिसंबर 2025 में मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर सहमति का ऐलान किया। तो इसके तहत सभी भारतीय निर्यात पर कितना प्रतिशत टैरिफ लगेगा? आंसर का 0%, कोई टैरिफ नहीं लगेगा। क्या है? ज़ीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस टू इंडियन एक्सपोर्टर्स। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में, ठीक है। तो ये जो सहमति है ना वो 22 दिसंबर को बन गई है, और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड का जो प्राइम मिनिस्टर है क्रिस्टोफर लक्सन नाम है उनका, उन्हीं दोनों ने ये घोषणा कर दी कि सहमति बन गई है, और ये एग्रीमेंट अगले 2-3 महीने में फाइनल साइन हो जाएगा, लेकिन सहमति बन चुकी है। और उसी के आधार पर ये खबर भी आप द हिंदू में देख रहे हैं, ठीक है। तो ये समझौता भारत का 2025 में ट्रेड एग्रीमेंट अगर कहेंगे तो तीसरा ट्रेड एग्रीमेंट है। इससे पहले यूनाइटेड किंगडम और ओमान के साथ हुआ था, और पिछले 5 साल में अगर देखेंगे तो ये 7वां ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है। पिछले 5 साल में अगर देखेंगे तो 2021 में मॉरिशस के साथ हुआ था CCPA, 2022 में UAE के साथ हुआ CEPA, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ CETA 2022 में। यूरोपीय एक संगठन है वह है EFTA, उसके साथ TEPA नाम का ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था 2024 में, 25 में ये लागू हुआ। फिर यूनाइटेड किंगडम के साथ हुआ CETA 2025 में, फिर CEPA हुआ ओमान के साथ, और FTA हो रहा है न्यूजीलैंड के साथ,
ठीक है। अब आप कहेंगे नाम में अंतर कितना क्यों है? देखिए, ट्रेड एग्रीमेंट आमतौर पर FTA कह दिया जाता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कह दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता नहीं है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट केवल 2 ही देशों के साथ भारत का है, एक है श्रीलंका और दूसरा नया जो होने जा रहा है वो है न्यूजीलैंड। ठीक है, इसका मतलब वो सब कुछ फ्री, मतलब टोटल सामान जो आए यहाँ से भेजा जा रहा है वो फ्री, मतलब वो वहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा। ठीक है, टैरिफ का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई सामान बाहर से आ रहा है तो उस अपने सामान की रक्षा करने के लिए, अपने उद्योगों की रक्षा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उस पर टैक्स लगा देते हैं कि वो यहाँ से यहाँ पर आएगा तो हमें इतना % टैक्स और हम लेंगे, तो उससे क्या होता है कीमत बढ़ जाती है। तो ये हुआ FTA। बाकी देशों के साथ FTA नहीं है। बाकी देशों के साथ देखेंगे CECPA, ठीक है, ECTA, TEPA, CETA, ये सब चीज़ें हैं। FTA न्यूजीलैंड के साथ हुआ है। तो पूरी बात मुझे लगता है समझ चुके होंगे। और इसमें एक खास चीज़ हुआ है, न्यूजीलैंड एक और मैप देख लेते हैं। प्यारा भारत है अपना, ठीक है, न्यूजीलैंड आप इस तरफ आइए, ठीक है, इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया और यहाँ पर ये है न्यूजीलैंड। ठीक है, ये न्यूजीलैंड हो गया। न्यूजीलैंड द्वीपीय देश है और तो हुआ इसमें ये है कि भारत के 100% निर्यात पर न्यूजीलैंड में 0 ड्यूटी लगेगा। न्यूजीलैंड का 95% निर्यात पर भारत में शुल्क बहुत कम लगेगा या शून्य हो जाएगा। ठीक है, भारत ने चीज़ों को बहुत ज़्यादा रियायत नहीं दी है, थोड़ी सी रखी है अपनी तरफ से। ठीक है, भारत के जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, डेयरी, चीनी, कृषि उत्पाद, हथियार, इन सब पर टैरिफ लाइनों में 29.97% टैरिफ लाइनों में छूट दी गई है। ठीक है, तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ये हमारा जो FTA है वो बहुत ही मजबूती देगा। ओके, तो एक बार न्यूजीलैंड का चीज़ों को समझ लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? वेलिंगटन है इसकी राजधानी। आबादी करीब 53 लाख के आसपास है। मुद्रा यहाँ पर चलती है न्यूजीलैंड डॉलर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य ने अपने 3 शहरों को पवित्र नगरी का दर्जा देने का नोटिफिकेशन जारी किया है? आंसर का पंजाब। और ये 3 शहर कौन कौन से हैं? अमृतसर, आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। तो ये तीनों जो है ना वो है महत्वपूर्ण बात। आधिकारिक रूप से पवित्र नगरी का दर्जा दे दिया गया है। अभी 21 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये ऐलान किया है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पर प्रतिबंध वगैरह भी लगने जा रहा है। मांस मछली, नॉन वेज रेस्तरां ये सब बंद होंगे। शराब के ठेके, बार, वाइन शॉप, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, हुक्का बार ये सब बंद होंगे। ठीक है, तो पवित्र गलियारों का निर्माण होगा। यहाँ पर ऊंची इमारतों पर नियंत्रण होगा। ये सब पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, इन सबको बढ़ावा दिया जाएगा। ये सब चीज़ें होने जा रही हैं। पंजाब सरकार ने ये फैसला किया है। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। ओके, मुख्यमंत्री भगवंत मान। अगला क्वेश्चन लेंगे, भारत लगातार तीसरे वर्ष विश्व डोपिंग उल्लंघन लिस्ट यानी वाडा रिपोर्ट 2024 उसमें किस स्थान पर रहा? आंसर का पहले स्थान पर रहा। भारत लगातार दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी दर लगभग 3.6% भारत में ही है। ये रिपोर्ट 2024 की दिख रही है लिखा हुआ, लेकिन आई है ये अभी 16 दिसंबर 2025 को। ठीक है, तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है वाडा, उसी ने ये जारी किया है। और भारत में जो है ना वो 260 एथलीट, उनके नमूनों में प्रतिबंधित पदार्थ पाए गए हैं, ड्रग्स पाए गए हैं, जो अन्य देशों से अधिक है। और पॉजिटिविटी दर भी देखिए आप कितना है, 3.66% है। बाकी देशों में देखेंगे तो 1.75, 1.15 ये सब है। ठीक है, तो डोपिंग टेस्ट किया गया और भारत में 7,113 वो सैंपल लिए गए थे, यूरिन या ब्लड टेस्ट किया गया और उसमें 260 पॉजिटिव मामले पाए गए। ये बहुत ही ख़राब है, चिंताजनक स्थिति है। खेलों की जो निष्पक्षता है उसकी छवि को खराब हुआ है इसके ज़रिए। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेटा भी मैंने यहाँ पर जारी किया है। चीन ने बहुत ज़्यादा परीक्षण किए लेकिन केवल 43 ही पॉजिटिव पाए गए। भारत में क्या ना एक और चीज़ है, एक तो डोपिंग होती है, जानबूझकर अपनी स्टेमिना को बढ़ाने के लिए डोपिंग करने का काम करते हैं खिलाड़ी,
लेकिन कुछ चीज़ें क्या है, यहाँ पर दवाएं जो है ना बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। अब बहुत सारी दवाओं में बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जो डोपिंग के मामले में निषेध है, ठीक है, मतलब उन दवाओं को खिलाड़ियों को नहीं लेना है। लेकिन ये बात खिलाड़ियों को एक्चुअल में पता नहीं होती है, बहुत सारे खिलाड़ियों को, और उस चक्कर में भी वो फंस जाते हैं, ठीक है। सर्दी जुकाम या कुछ हुआ और फिर वो दवा ले ली, दर्द निवारक दवा ले ली, और वो दवाएं कुछ वक्त तक तो रहती हैं बॉडी में, ब्लड में, और उसमें फिर टेस्ट पॉजिटिव आ गए, ये भी मामला है। बहुत सारे खिलाड़ी लेते हैं, तो इसका नुकसान क्या होता है, उनको खेल से बाहर कर दिया जाता है, बहुत नुकसान होता है उन खिलाड़ियों का, ठीक है। तो डोपिंग बहुत ही गलत है। डोपिंग का मतलब क्या हुआ, डोपिंग का मतलब है कि आपके स्टेमिना को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल रूप से आपने ड्रग लिया, दवाएं ली जो प्रतिबंधित हैं, वाडा की ओर से और नाडा की ओर से। ये सब पूरी लिस्ट बनी हुई कि ये सब दवाएं आपको नहीं लेनी है, और उन दवाओं का ख्याल रखना पड़ता है तमाम खिलाड़ियों को। अगला क्वेश्चन, देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी से टेरिटोरियल आर्मी में कमीशन यानी अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? साई जाधव, ठीक है। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, 23 साल की हैं ये, और ये रहा फोटोग्राफ, ये साई जाधव हैं और इनके पिता भी टेरिटोरियल आर्मी में हैं, और ये फुल फैमिली फ़ोटो भी देख रहे हैं। तो आईएमए से कमीशन पाने वाली पहली महिला अधिकारी के तौर पर उनको कहेंगे, ठीक है। कमीशन पाने का मतलब क्या हुआ, कमीशन मतलब वो रुपया वाला कमीशन नहीं है। यहाँ पर सेना में जब कमीशन ऑफिसर के रूप में नियुक्ति होती है, पद है कमीशन ऑफिसर, तो उसको कमीशन पाना कहते हैं, ठीक है। तो औपचारिक रूप से अधिकारी के तौर पर नियुक्ति होना। जब कोई कैडेट आईएमए से या अलग अलग डिफेंस एकेडमी से अगर प्रशिक्षण पूरा ले लेता है, ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, तो उसका पासिंग आउट परेड होता है, उसमें शपथ लेना होता है, और उसके बाद भारतीय राष्ट्रपति की ओर से कमीशन दिया जाता है उनको, ठीक है, यानी अधिकारी के रूप में उनको सर्टिफाई कर दिया जाता है। तो 23 साल की हैं ये साई जाधव, और मुख्य तौर पे ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। तो आईएमए में पहली ऐसी महिला है देहरादून वाली, ठीक है। बाकियों में तो मतलब महिला अधिकारियों की नियुक्ति अब होने लगी है, लेकिन आईएमए में ये पहली कमीशन पाने वाली अधिकारी हैं। कुछ एक और बैच चल रहा है, करीब 6 महीने बाद कुछ और महिला अधिकारी जो है ना वो उनको कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात रही। आईएमए जैसे कई सारे सेंटर हैं, जैसे एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, पुणे में महाराष्ट्र में है। आईएमए एक तो देहरादून में है, फिर एक और है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, ओटीए चेन्नई में है, इसके अलावा गया में भी है बिहार में, ठीक है। तो ये सब भी हैं, इंपॉर्टेंट बात है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट कंटेंट्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। मिलते हैं फिर कल ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ, और 28 दिसंबर की सुबह 9 बजे से मैराथन वीडियो देखना मत भूलना। ओके, बाय।